हेलो एवरीवन, मैं शरद यादव आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी में केंद्र राज्य संबंध अर्थात सेंटर स्टेट रिलेशनशिप जो होती है उससे रिलेटेड हम आज के टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में जाकर इसकी सारी क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं जो आपकी आगामी परीक्षा यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस प्रीलिम्स होने वाले हैं मई में, उसके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज केंद्र राज्य संबंध। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उसके बारे में चर्चा की थी। तो आज हम सेंट्रल स्टेट पढ़ेंगे जो कि 3 पार्ट में डिवीज़न होते हैं। एक होता है आपका विधायी, एक होता है आपका प्रशासनिक और एक होता है आपका वित्तीय। 3 पार्ट में होते हैं, लेकिन कोशिश करना आपको जानने की कि भाग 11 में आपका जो है कि विधायी संबंध आएगा, साथ ही साथ प्रशासनिक संबंध आते हैं, लेकिन भाग 12 में स्पेशली आपके वित्तीय संबंध आते हैं। तो ये प्रश्न जो है कि 2020 के यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा भी गया था कि वित्तीय संबंध केंद्र राज्यों के बीच जो है वो किस भाग में है, भाग 11 या 12 या 10। तो कई बच्चों के प्रश्न गलत हो गए, क्योंकि सामान्यतः हम लोग पढ़ते हैं सेंटर स्टेट जो रिलेशनशिप है वो केवल भाग 11 में पढ़ते हैं, लेकिन भाग 11 में विधायी और प्रशासनिक तो हैं लेकिन वित्तीय संबंध नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं, हम इससे संबंधित कुछ टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, फिर इससे एमसीक्यूज भी कवर करेंगे ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। तो पहले हम पढ़ेंगे विधायी संबंध। केंद्र राज्यों के मध्य संबंधों की स्थापना के लिए विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया जो भाग 11 और 12 में दिए गए। लेकिन भाग 11 में फोकस करते हैं तो 245 से 255 तक केंद्र राज्यों के बीच विधायी संबंधों के प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें हम पूरी यहाँ पे डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनयूज्ड हैं या जिससे प्रश्न कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम उसको जरूर कवर करेंगे। तो आर्टिकल 245 कहता है संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भी भाग के लिए विधि बना सकेगा। मतलब भारत ऐसा कोई भी कानून बना सकती है संसद जो पूरे भारत में लागू होगा, वहीं कोई भी एक पर्टिकुलर राज्य चाहे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वो अपने राज्यों के लिए भी कानून बना सकेंगे। आर्टिकल 247 कहता है संसद को अधिकार है कि वह संघ सूची के विषय से संबंधित विधि के संदर्भ में अच्छे प्रशासन हेतु अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना भी कर सकता है। वहीं आर्टिकल 246 में कहा गया है कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो बंटवारे किए गए शक्ति के वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत किए गए हैं। और आर्टिकल 248 बताता है कि जो बची हुई शक्तियाँ होती हैं जो इन तीनों में ही नहीं दी जाती हैं, जिन्हें हम अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं, रेजिड्यूसरी पावर, वो आपकी संसद को सौंप दी गई हैं। किसको सौंपी गई हैं? संघीय संसद को। वहीं आर्टिकल या अमेंडमेंट 101 संवैधानिक संशोधन 2016 के द्वारा क्या किया गया, अंतर स्थापित नए आर्टिकल 246 का जो क है उसमें कहा गया कि संसद को प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ द्वारा या उस राज्य द्वारा अधिरोपित जीएसटी के संबंध में विधि बनाने की शक्तियां दी गई, क्योंकि जो संवैधानिक संशोधन 101 है वो आपके जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिलेटेड हैं ये सारी चीज़ें। आगे देखते हैं हम इसी में आर्टिकल 249 में कहा गया, स्पेशली ध्यान देना इस पर, बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है। 249, 250 और 251, 252, 253, ये जो है कि लगभग 4 से 5 आर्टिकल जो आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार आपको मिलेगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 249 कहता है कि राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। राज्यसभा ने अगर उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है या समीचीन है कि संसद राज्य सूची के विषय पर विधि बनाए, ठीक है, तो क्या करेगी, वो विधि बनाएगी भी संसद। जनरली क्या होता है, राज्य सूची पे तो राज्य बनाता है, लेकिन 249 का प्रयोग करके अगर राज्यसभा यह पारित करे कि यह कानून राष्ट्रीय हित में जरूरी है तो क्या करेगी, उस पर कानून बना सकती है संसद। वहीं आर्टिकल 250 में होता है कि अगर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है तो संसद ऐसी स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में, राज्य की विधि पर भी या राज्य विषयों पर भी कानून बना सकती है। तो इस तरीके से वहीं आर्टिकल 251 में कहा गया है कि 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में अगर असंगति पाई जाती, कोई विरोधाभास होता है, तो संसद की विधि ज़्यादा प्रभावी होगी और संसद की विधि को ही वैल्यू दी जाएगी। आगे दिया जाता है आर्टिकल 252, जिसमें कहा जाता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य अपनी आपसी सहमति से संसद से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे लिए कोई एक पर्टिकुलर विधि या शक्ति बनाई जाए, जिसको अन्य राज्य भी बाद में क्या करेंगे,
अंगीकार कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। वहीं 253 में कहा गया है कि संसद को किसी अन्य देशों या देशों के साथ की गई संधि, करार या अभिसमय अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनको अमल में लाने के लिए वो किसी भी राज्य क्षेत्र के ऊपर या राज्य की सूची के ऊपर भी कानून बना सकता है। तो ये थे आर्टिकल इंपॉर्टेंट 248 में क्या कहा गया कि राज्यसभा मतलब 249 में कि राज्यसभा अगर चाहेगी तो क्या कर सकती है कि राज्य सूची पर विषय बनाने के लिए कानून पारित कर सकती है संसद से। वहीं 250 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो भी राज्य सूची पे संसद कानून बनाएगी। 252 में कहा गया है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य चाहते हैं तो भी कानून बनेगा। और 253 में क्या कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौतों को अगर लागू करना है तो राज्य सूची पर कानून बनाया जा सकता है। तो इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ये भाग 11 के अंतर्गत विधायी नियम है, वहीं भाग 11 में ही प्रशासनिक संबंध भी आते हैं जो आपके आर्टिकल 256 से 63 तक आते हैं। इसमें 256 में कहा जा रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा निर्मित विधियों का अनुपालन सुनिश्चित रहे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार के इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। तो इस तरीके से जो है कि वहीं आर्टिकल 257 संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण भी रखती है। क्या करती है, संघ सरकार राज्यों पर नियंत्रण भी रखती है। तो ऐसे कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन प्रशासनिक में इतने प्रश्न नहीं बनते हैं जितने आपके विधायी वाले में बनते हैं। तो हम इसको अंदर टॉपिक में कवर कर लेंगे इस चीज़ को। ओके, तो ये ध्यान देना है। हाँ, इसमें आप देख सकते हैं आर्टिकल 263 ध्यान देने वाली बात है कि राज्यों के बीच विवादों की जांच करने और उन पर सलाह देने और कुछ तथा सभी राज्यों अथवा संघ या एक से अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करने के लिए एक ऐसे आयोग की स्थापना की जाएगी जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो राष्ट्रपति आदेश के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करेगा। वहीं आर्टिकल 262 में अंतर्राज्यीय नदी विवाद से संबंधित जो है कि न्यायाधिकरण की भी स्थापना की जाती है। तो ये थे आपके प्रशासनिक। और अब आता है आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है कि यहाँ से वित्तीय संबंध। जो ध्यान देने वाली बात है कि ये भाग 12 में है न कि 11 में। आर्टिकल 268 से 281 के तहत कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य राजस्वों के वितरण संबंधी इसमें प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कहा गया 265 आर्टिकल में कि कोई भी टैक्स विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब कोई भी अगर आपसे टैक्स लिया जाता है जनता से तो उसके लिए संसद में बाकायदा नियम बनेगा, अदरवाइज वो टैक्स नहीं वसूल सकती कोई भी सरकार। तो ये चीज़ हो गई इसमें। वहीं 266 में देखा जाए तो भारत और राज्य सरकार के लिए एक संचित निधि और लोक लेखा निधि का भी उल्लेख किया गया है। और 267 के 1 में कहा गया है कि संसद विधि द्वारा भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना करेगी। और 267(2) में कहा गया है कि राज्य विधानमंडल विधि द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि की भी स्थापना कर सकेगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई कि संचित निधि 266 में दी गई है, लोक लेखा निधि भी 266 में दी गई है। वहीं राज्य के लिए और भारत सरकार के लिए जो आकस्मिक निधि होती है वो आर्टिकल 267 में लिखा गया है। क्लियर बात हो गई। चलिए आगे देखते हैं हम इसके। यहाँ समझते हैं हम कि आर्टिकल 275 के तहत कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की व्यवस्था की गई है। वहीं 101 अमेंडमेंट जो कि 2016 में हुआ, इसमें 279 क के तहत जीएसटी संबंधी प्रावधान किए गए हैं। और इससे संबंधित जो है कि प्रावधान जो जीएसटी के थे वो आर्टिकल या अमेंडमेंट 101 में किए गए हैं। वहीं अगर हम देखें कि केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सबसे पहले न्यायमूर्ति RS सरकारिया द्वारा जो 1983 में एक आयोग का गठन किया गया, जो कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उस समय, और इसके 2 अन्य सदस्य थे बी शिवरामन जी और SR सेन जी। ये 2 सदस्य थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर जिस समय थे 1988 में रिपोर्ट दी। और साथ ही साथ केंद्र राज्य संबंध से संबंधित जो और भी समितियां आयोग हैं तो उसमें राजमन्नार समिति 1969, पुंछी आयोग 2007 और पश्चिम बंगाल का भी एक मेमोरेंडम आता है आनंदपुर साहिब समिति के नाम से। तो ये सारी भी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हैं। तो हम इससे आगे जब भी MCQs करेंगे, जो क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो उसमें भी और समितियां आएंगी तो आप उससे समझ देख सकेंगे। तो चलते हम लोग पहले अपने MCQs पे पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर विरोधों से या हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से। तो आप देखेंगे चारों ही कारणों से केंद्र और राज्यों के संबंध प्रभावित होते हैं, चाहे वो सकारात्मक होंगे या वो नकारात्मक होंगे। केंद्र राज्य में तनाव भी बढ़ सकता है, सहयोग भी बढ़ सकता है। तो ये चारों ही कारण होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखते हैं, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। सेम प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे कि चारों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, यानी डी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित होते हैं संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। ये सारी चीज़ें ही शामिल रहेंगे, तभी संघीय राज्य व्यवस्था बहुत अच्छे से काम कर सकेगी। तो 1 2 3 4 तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर पे, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? तो योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रक्रम में जो है कि कहा गया है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी कि म्यूनिसिपल संबंध भी इसे कहा गया है। जैसे म्यूनिसिपल संबंध का आशय होता है सरकार की सभी स्तरों यानी केंद्र, राज्य, स्थानीय आदि में आपसी भागीदारी और परस्पर सहयोग से है। भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू होने के बाद स्थानीय विकास के लिए योजना निर्माण, वित्तीय स्वायत्ता, संसाधनों के संग्रह, प्रबंधन में केंद्र, राज्य, स्थानीय निकायों यानी सभी की और भागीदारी सुनिश्चित होगी। साथ ही साथ इससे योजना निर्माण में राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अत्यंत सीमित हो जाता है और केंद्र राज्य संबंधों में एक नया आयाम जुड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 होता है, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? सहायक अनुदान भी देती है केंद्र सरकार, केंद्र प्रायोजित योजनाएं भी राज्यों में लागू की जाती है। गॉडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण, ये वाला पैटर्न अब लागू नहीं किया जाता है। तो सी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? ध्यान देना, विधायी संबंध की बात कर रहा है तो भाग 11 में दिए गए हैं। आप देखेंगे कि भाग 10 लिखा हुआ है, ये आपका भाग 12 लिखा है और ये आपका भाग 11 लिखा है और ये आपका भाग 12 लिखा हुआ है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाग 10 में क्या लिखा हुआ है। देखिए भाग 12 तो वित्त से संबंधित है और भाग 11 आपका विधायी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आइए इससे संबंधित जो है कि कुछ व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाग 11 के अध्याय 1 में केंद्र राज्य विधायी संबंध जो कि 245 से 255 के अंतर्गत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो आर्टिकल 245 और 246 यही केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, बाकी और सब नहीं है। अगर हम देखें यहाँ पर देखते हैं, अनुच्छेद 4 जो है पहली तथा चौथी अनुसूची के संशोधन संबंधित है। अनुच्छेद 5 नागरिकता से है। अनुच्छेद 56-57 राष्ट्रपति से संबंधित है। 141 और 142 उच्चतम न्यायालय के बारे में दिया गया है। लेकिन 245 और 246 ये दोनों ही आपकी संघ सूची के विधायी संबंधों से संबंधित हैं, इसलिए यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो आप देखेंगे 7वीं अनुसूची में दिए गए हैं। किसमें? 7वीं अनुसूची में, जिसमें 3 संबंध बनाए गए हैं 7वीं अनुसूची में। एक होता संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 9, विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? तो विधायी शक्तियों की अगर हम बात करेंगे तो 7वीं अनुसूची में ही है, जबकि 9वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? बताइएगा। 9वीं अनुसूची में देखिए 9वीं अनुसूची जो है कि पहले संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड बातें की गई हैं। वहीं 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है और 6ठी अनुसूची ट्राइबल एरिया जो होते हैं, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होते हैं, उनके प्रशासन के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उन्हें हम समवर्ती सूची कहते हैं। समवर्ती सूची। लेकिन अगर किसी एक विषय में केंद्र और राज्य दोनों में टकराव पैदा हो जाए तो उसमें सामान्यतः केंद्र की विधि को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ज़्यादा प्रभावी करते हैं, राज्य की विधि को नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में निम्नलिखित में से किससे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त होती हैं? तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा, या केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को दी जाती हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो अवशिष्ट शक्तियां आपके संसद में निहित की गई हैं और ऐसा प्रावधान किया गया है। जैसे आर्टिकल 248 में कहा गया है, संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध जो समवर्ती सूची राज्य सूची में प्रगणित नहीं है, यानी कि उसमें नहीं दिया गया है, उस पर विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। जबकि पूर्णतः संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट विधायी शक्तियां प्राय राज्यों को ही दी जाती हैं। जैसे अमेरिका में दी गई अवशिष्ट शक्तियां किसको? राज्यों को। लेकिन कनाडा और भारत ये दोनों के ही मॉडल लगभग सेम है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार के पास अर्थात संसद के पास यह विधायी शक्तियाँ अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को क्या किया है? संघीय सरकार को दे दिया। किसको दे दिया है? संघीय सरकार को। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है किससे? राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से है, जिसमें राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से अगर पारित कर दिया जाता है कि कोई विषय राष्ट्रीय हित से संबंधित है और इस पर कानून बनाना आवश्यक है, तो वो राज्य सूची पर भी कानून बना लेती है संसद। और यही सारी बात देखिए एक्सप्लेनेशन में भी लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्टिकल 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं होगा? तो अगर 249 के तहत अगर राज्य सूची पर कोई विषय बनाया गया है तो वो जो है कि केवल और केवल 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा वो कानून। 1 वर्ष के बाद वो स्वतः निरस्त हो जाएगा कानून। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देख लेते हैं, इसकी व्याख्या को देखते हैं। आर्टिकल 249 में कहा गया है कि 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं होगा, परंतु यदि जितनी बार किसी ऐसे संकल्प को बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प उपबंध रीति से पारित होता है तो उतनी बार ऐसा संकल्प उस तारीख से जिसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवृत्त नहीं रहता 1 वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रहता है। यानी जितनी बार आप चाहो 1-1 वर्ष के लिए आप उस कानून को लागू रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया वो प्रवृत्त होगी कब तक? 1 वर्ष से अधिक प्रवृत्त नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में आर्टिकल नंबर 263 के अनुसार प्रावधान किया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे कि एक्सप्लेनेशन में लिख रहा है कि आर्टिकल नंबर 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। यदि उसे यह प्रतीत हो कि उसकी स्थापना से लोक हितों की सिद्धि होगी, इनकी स्थापना राज्यों के बीच विवादों की जाँच करने और उन पर सलाह देने, कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ या एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित होगी, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल नंबर 263 का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंतर्राज्यीय परिषद के जो निर्माण का स्रोत है वो कहाँ से है? संवैधानिक तरीके से। क्यों? क्योंकि आर्टिकल नंबर 263 में बात की गई और ये संविधान में प्रोविज़न लिखा हुआ है, इसलिए संवैधानिक स्रोत इसका प्रयोग करेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो राष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति अधिकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्था या संस्थाएं हैं? तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राज्य के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए, तो एक तो पहला हो जाएगा अंतर्राज्यीय परिषद भी हो जाएगा, दूसरा राष्ट्रीय विकास परिषद भी हो जाएगा। तो अगर आप देखें, लेकिन यहाँ पे आपका 1 और 2 देगा क्योंकि राज्यपाल सम्मेलन। क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि अंतर्राज्यीय परिषदों के साथ साथ, अच्छा यहाँ पे लिखा संविधानेतर, सॉरी, अंतर्राज्यीय परिषद तो आपका आर्टिकल नंबर 263 में क्या है? संवैधानिक संस्था है, लेकिन यहाँ संविधानेतर पूछा गया है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल सम्मेलन यही दोनों इसके सही जवाब हो जाएंगे। पढ़ते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 263 में किया गया है, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। आंचलिक या क्षेत्रीय परिषदें संसद के अधिनियम या प्रावधानों के तहत गठित की गई हैं, अतः यह विधिक संस्थाएं हैं, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद एवं राज्यपाल सम्मेलन संविधानेतर और विधितर संस्थाएं हैं। तो यही इसका सही जवाब होगा। क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ है, इनका सृजन संसदीय कानूनों के द्वारा किया गया है, जिसमें 5 प्रकार की क्षेत्रीय परिषदें आती हैं। 1956 के संसद अधिनियम के माध्यम से 5 क्षेत्रीय परिषदों, जिसमें उत्तर में, दक्षिण में,
केंद्रीय में, पूर्वी और पश्चिमी, इनका गठन किया गया। वहीं एक और नॉर्थ ईस्ट जोन के लिए 1971 में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया, जिसका उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1972 के तहत किया गया गठन। और गृह मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, लेकिन पूर्वोत्तर परिषद का अध्यक्ष यह नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? कौन सा नहीं है? यह एक संवैधानिक संस्था है। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है और यह एक परामर्शदात्री संस्था है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है, यही इसका लक्षण नहीं है, क्योंकि यह संसद के अधिनियम द्वारा 1956 में बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? तो 8 अगस्त 1995 को हुआ था। ये स्थानीय प्रश्न है, यह आपके यूपी पीसीएस और एमपी में तो नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों के केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 में, अंतर्राज्यीय विवाद जो अधिनियम है, ये मैंने बताया था कि आर्टिकल नंबर 262 में है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, नदी बोर्ड्स एक्ट 1970, राष्ट्रीय जल नीति 1987। तो सी वाला ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इसके माध्यम से हम इनको जो है कि सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ आगे बता भी रहा है कि नदी बोर्ड्स एक्ट 1970 में नहीं बल्कि 1956 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 27 हम देखते हैं, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किसकी समीक्षा के लिए स्थापित किया गया था? तो एक केंद्र और राज्य संबंधों के बीच स्थापित किया गया था और 1983 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने स्थापित किया, जो कि बाद में 1988 में जो राजीव गांधी गवर्नमेंट थी उस समय इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? तो एसआर सेन और शिवरामन जी, ये 2 लोग इसके सदस्य कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों के परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन कब जमा किया? तो ई ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपना प्रतिवेदन 1988 में राजीव गांधी गवर्नमेंट में सबमिट किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, सरकारिया आयोग की सिफारिशें का संबंध किससे था? तो ये आपके केंद्र राज्य पारस्परिक संबंध, और ये आप देख सकते हैं कितनी बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई है उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग भी किया है। तो आप बिल्कुल देखेंगे कि यहाँ पे दोनों ही बातें सही हैं और इसकी सही व्याख्या की गई है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, किस आयोग ने स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है की स्थापना का समर्थन किया? तो सरकारिया आयोग ने समर्थन किया था और इसी के बाद 1990 में पढ़ते हम लोग, सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263 के तहत अनुशंसा की थी, जिसमें 1990 में वीपी सिंह की सरकार थी और उसके समय 263 का प्रयोग करके राष्ट्रपति ने अंतर्राज्यीय परिषद का एक गठन भी किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 33, निम्नलिखित में से कौन से आयोग और समिति की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? तो सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य से संबंधित नहीं है? तो इंद्रजीत गुप्ता समिति ये चुनाव से संबंधित है, जबकि राजमन्नार, पुंछी आयोग और सरकारी आयोग ये तीनों ही केंद्र राज्य संबंध या संघ राज्य संबंध से संबंधित है। आइए इसको यहाँ पढ़ते हैं कि जो इंद्रजीत गुप्ता समिति है ये गठन 1988 में चुनाव सुधार और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के लिए सुझाव देने हेतु किया गया था और इस समिति का मुख्य उद्देश्य चुनाव कार्यों में राज्य की ओर से धन उपलब्ध कराए जाने की व्यवहार्यता का विशेष अध्ययन था। बाकी तीनों समितियां किससे थी? संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित थीं। क्वेश्चन नंबर 35 है, केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती जा रही हैं और राज्यों के पास विकास कार्य के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और इसीलिए शायद इस पर फोकस फिर से किया जा रहा है। तो आप देखें दोनों अपनी जगह सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी
कर रहे हैं। ये कॉमन सेंस का प्रश्न है दोस्तों कि भाई जाहिर सी बात है, समय के साथ प्रत्येक राज्य चाहते हैं कि केंद्र और राज्यों की जो व्याख्या वो दोबारा की जाए, नए सिरे से की जाए। पैंडेमिक के दौरान बहुत सारी सिचुएशन बदल गई, ऐसे में और भी डिमांड आ रही है कि दोबारा इसको जो है कि इवैल्यूएट किया जाए। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों और राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु की होता है। अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है, तो बिल्कुल दे सकती है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो आर्टिकल नंबर 257 में ऐसा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम वित्तीय संबंधों की बात कर रहे हैं तो ये भाग नंबर 12 हो जाएगा और यही प्रश्न आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 में भी पूछा गया था। आप देख सकते हैं कि भाग 10 की बात करेंगे तो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के विकास की बात होती है। भाग 11 में विधायी और प्रशासनिक संबंधों की बात होती है। भाग 12 में वित्त संपत्ति और संविदाएं, इन पर बात होती है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम पर बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, केंद्र राज्य या केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना। देखिए, आर्थिक संबंधों की बात करेंगे तो भाग 12 में आर्टिकल 268 से 281 के अंतर्गत ये बातें की गई हैं। हमने इसको पढ़ा भी है ऊपर। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया जाता है और एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित कर दिया जाता है। तो आर्टिकल 270 का प्रयोग करके इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, भारत में वित्तीय सौदों का स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा लगाया वसूल किया जाता है का विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है। दोनों में से कोई भी सही नहीं है। स्टाम्प ड्यूटी की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 268 कहता है ऐसे स्टाम्प शुल्क जो संघ सूची में वर्णित हैं उन्हें संघ द्वारा लगाया जाएगा और उसको जो है कि उद्ग्रहित यानी कि कलेक्ट भी किया जाएगा, किंतु उन्हें राज्य सरकार द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में शेयर बाजार और फ्यूचर बाजार में हुए लेन देन पर टैक्स कौन लगाता है, संघ सरकार द्वारा लगाया जाता है या राज्य द्वारा। तो देखिए, शेयर मार्केट जो होती है जिस पे कंट्रोल सेबी का होता है और सेबी जो है कि केंद्रीय संस्था है, इसलिए यहाँ पर केवल और केवल संघ सरकार द्वारा लगाया जा सकता है। एक ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भू राजस्व कर। क्या हो जाएगा? भू राजस्व कर, जिसको स्टेट ही लगाती है और स्टेट ही वसूल करती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? तो बिल्कुल नहीं। केवल केंद्र सरकार तो ले सकती है लेकिन कोई भी राज्य सीधे विदेशी ऋण नहीं ले सकता है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। आज हम यहीं रखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से क्वेश्चन को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।